असली बिजनेस में तो आएगा ही। खैर बिजनेस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी काम आएगा। अब है एट्थ। एट्थ है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स चलो देखते हैं। देखो एसेट्स होती हैं, कोई भी रिसोर्सेज है हमारे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जब हम उन्हें एक मॉनेटरी टर्म के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं, उन्हें एक मनी के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसेट्स। ओके, एसेट्स क्या होती है हमारी? जब हम कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स को मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। या फिर उसको हम छोड़ो, एक एंटरप्राइज की एसेट्स हम उसको कहते हैं। लाइक जैसे अलग अलग तरीके के एसेट्स होते हैं, लाइक लैंड है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इसके अलावा आपके बिल रिसीवेबल, डेटर्स हैं, आपका स्टॉक है। ये सारी चीजें क्या हैं? आपकी एसेट्स हैं। एसेट्स को हम और क्या कहते हैं? और कुछ कहते हैं? फिलहाल तो नहीं। एसेट्स को अभी तक सिर्फ एसेट्स के नाम से जाना गया है। अगर इसका कोई और नाम होगा आपको आने वाली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ये आप, ताकि आप अपनी थ्योरी के अंदर इस चीज़ को ऐड कर सको। आपको एसेट अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसेट, तो आपने क्या करना है, एक लाइन में उसका मीनिंग देना है कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, जब हम उसे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं उसको हम एसेट कहते हैं। ओके, उसके बाद उसकी टाइप्स लिख देना। टाइप्स कौन कौन सी आएंगी? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, fictitious assets, tangible, intangible। इसकी तो बहुत टाइप है, यहाँ पे भी एक लिख देते हैं। लिक्विड एसेट्स, और लास्ट है हमारी वेस्टिंग एसेट्स। आपकी बुक में यही एसेट्स दी हुई हैं तो हम इसी को कवर करेंगे। ओके, एक एक करके समझते हैं। आपको इनमें से जो भी आता है आप वो लिख सकते हो। मेन इसके अंदर से कौन सी एसेट्स हैं? ये तीन एसेट्स हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो मेनली आप ये 3 एसेट्स लिखना। अगर आपको लगता है कि आपको और एसेट लिखनी है तो आप चौथी ये लिख सकते हो, ये वाली टेंजिबल इंटेंजिबल। बट जब आपको ऐसा लगे कि अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और लिखना चाहिए, तब आप इन 2 एसेट्स पे आना, वरना इन 2 एसेट्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेनली सभी बुक्स के अंदर ये 4 तरह के एसेट्स ही दी होती हैं। कई बार तो सिर्फ ये 3 एसेट्स ही दी होती हैं। ओके, आओ समझते हैं क्या है ये 3 एसेट्स, 6 एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं लाइक जैसे हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी थी, एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो लायबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी, यानी जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। उसी तरीके से हमारी फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हैं? वो एसेट जो कि हमने बहुत लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्वायर करके रखी होती है। एक्वायर करके रखना मतलब उसको संभाल के रखना, ठीक है? आप फर्नीचर लेके आए, टेबल लेके आए, टेबल के आप 1 साल के अंदर तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे ना। आप कहोगे ये महंगी आई है चीज़, हम इसको संभाल कर रखेंगे। एक लंबे समय के लिए वो आपके पास रहते हैं। 10 साल भी रहता है, 20 साल भी रहता है, रहने को तो वो 30 साल तक भी रहता है। फिर बाद में कहते हैं इसका भुर जड़ने लग गया, यानी उसकी लकड़ की पत्ते उतरने लग जाती हैं। उसके बाद कहते हैं खराब हो गया, अब इसकी जगह और लेके आओ। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है हमारी? जो लंबे समय के लिए चलती हैं। जैसे लैंड है, ज़मीनें हैं। पेरेंट्स से कभी पूछना कि हमें अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, वो कहेंगे बेटा प्रॉपर्टी में।
प्रॉपर्टी में इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लैंड ऐसी एसेट है जो कभी खराब नहीं होती। उसके रेट गिर जाएंगे, उसके रेट बढ़ जाएंगे, बट एक लैंड कभी खराब नहीं होती। ओके, वो एक फिक्स एसेट रहती है, वो एक लंबे समय के लिए हमारे पास रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए। हमेशा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, इसीलिए कहा जाता है। उसके अंदर रिस्क भी बहुत कम होता है। ओके, सेकंड, करंट एसेट। करंट एसेट, करंट एसेट को दो नामों से और जाना गया है। कौन से हैं वो दो नाम? एक है फ्लोटिंग और एक होता है सर्कुलेटिंग। कौन से दो नाम है? फ्लोटिंग एंड सर्कुलेटिंग। अब ऐसा क्यों? देखो, समझते हैं ये भी। ये जो एसेट्स होती हैं ना, इन एसेट्स को हम नॉर्मली अपने ड्यूरिंग द बिजनेस, जब हमारा बिजनेस चल रहा होता है, उसी बिजनेस के काम करते करते धीरे धीरे हम इसको कैश के अंदर इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो एसेट्स होती है ना, इनकी वैल्यू ना कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज होती रहती है। इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चेंज होती रहती हैं। देखो, अब जो करंट एसेट होती है वो हमारी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ठीक है, फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं और बहुत जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट होती हैं। जैसे कि आपके अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक होता है आपका, कि आपने जो गुड्स परचेज करके अपने पास रखे हुए हैं कि आपने वो आगे बेचने हैं। ठीक है, आपने उससे आगे गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचने हैं। तो वो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं जो आपने बना के रखी होती है बेचने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। और वो जो स्टॉक होता है जो अभी हमारा बिका नहीं है, वो आने वाले टाइम में बिकेगा। ऑफकोर्स वो आने वाले टाइम में बिकेगा, तो वो जब बिकेगा तो आपके पास कैश आएगा। तो वही होती है हमारी करंट एसेट, कि आपका एक साल से कम टाइम होता है इसके अंदर। एसेट आपके पास एक साल से कम टाइम के लिए रहती हैं। आपके पास कोई भी स्टॉक है, वो आप कोशिश करते हो कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने में उसको बेच दूँ। तो वो आपके पास क्या है, एक करंट एसेट है कि जल्दी से जल्दी आप स्टॉक ख़त्म कर दो अपना। ठीक है, मेन इसका अनसोल्ड स्टॉक होता है कि अनसोल्ड स्टॉक को हम जल्दी से कैश के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो होते हैं हमारे डेटर्स। तो जो डेटर्स होते हैं वो, उनसे भी हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द पैसे ले लें। अब ऐसा तो होता नहीं कि हम सामने वाले को बोल दें कि भाई तू 2 साल में आके 3 साल में आके पैसे दे जाना। हम कहेंगे इतने महीने के लिए तेरे पास मेरे पैसे, इतने महीने बाद मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट हो गई, आपको समझ आ गई। अब है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उन्हें बैलेंस शीट में एक लीगल या टेक्निकल रीजंस के कारण इंक्लूड किया जाता है। लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जब हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, 9th पॉइंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम हमारे जितने स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं, जैसे कि हमने किसी बंदे से कहा कि हमें प्लीज़ सामान दिलवा दो। ठीक है, तो बंदा कहेगा मैं तुझे सामान तो दिलवा दूंगा बट मुझे इसका कमीशन चाहिए। ठीक है, तो वो जो हम सामने वाले पर्सन को कमीशन देंगे वो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। जब हम अपनी शॉप खोलते हैं या फिर हम अपना वो खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, तो हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खर्चे होते हैं, रजिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, या फिर आपके स्टैंप ड्यूटी के खर्चे होते हैं कि आपको स्टैंप लगवानी पड़ेगी। ये जितने भी खर्चे होते हैं आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस, इनकी वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है, ये कोई ऐसी एसेट नहीं होती है, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन को एक कमीशन दे रहे हो। ठीक है, ये आपकी कोई एसेट नहीं है। आप
स्टैम्प ड्यूटी करवा रहे हो, ये आपकी एसेट नहीं है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, इट्स ऑल्सो नॉट योर एसेट, ये आपकी एसेट्स नहीं है। बट कुछ लीगल रीजंस होते हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं जिनके कारण हमें इन्हें बुक में शो करना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है कि आपके जितने इसमें खर्चे आए हैं आपको वो चीज़ शो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके बिजनेस का खर्चा है। तो इसीलिए फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू कोई नहीं होती है, बट हमें उन्हें कुछ लीगल और टेक्निकल रीजंस के कारण बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना पड़ता है। ओके, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। देखो, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं। ओके, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इसके अंदर हर तरह का एसेट आ जाता है। लिक्विड भी आ जाते हैं, फिक्स्चर, करंट, फिक्टिशियस, वेस्टिंग, कोई भी एसेट है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों में वो आते हैं। ओके, कैसे आते हैं कि टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जिनकी हमें वैल्यू पता है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे हमारे क्या हैं, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल होते हैं जिन्हें हम फील नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, बट उनकी एक वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू, लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। आप जाते हो एक लोगो बनवाते हो, समझ लो आप एक लोगो बनवा रहे हो सामने वाले से कि ये मेरी कंपनी का लोगो है, ये मेरी कंपनी का नाम है। आपने बहुत बार देखा होगा नाम के आगे क्या लिखा होता है, ऐसे छोटा सा सर्कल और उसके अंदर आर लिखा होता है। ये क्या सिग्निफाई करता है, रजिस्टर्ड, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, कि ऑलरेडी रजिस्टर की हुई है कंपनी। ओके, लाइक अब अपना ब्रेन बॉक्स लर्निंग है, मैं जाऊँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करूँ, हर एक चीज़ करूँ, उसके बाद मेरे ब्रेन बॉक्स लर्निंग के आगे ये साइन लग जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रेन बॉक्स लर्निंग रजिस्टर है। अगर किसी और ने मेरा ये नाम लेने की कोशिश की तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये जो कॉपीराइट होता है हम इसको फील नहीं कर सकते, बट इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है कि अगर आपने सामने वाले बंदे की चीज़ ली, आपको कॉपीराइट पे करना पड़ेगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। पेटेंट्स होते हैं, लोगोज होते हैं, जब हम लोगो रजिस्टर करवाते हैं कि हमारा लोगो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो सामने वाला बंदा फाइन भरता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल होते हैं जिन्हें हम फील नहीं कर सकते। कई बार हम देख सकते हैं, कई बार नहीं देख सकते। लाइक लोगो हैं, हम उन्हें देख सकते हैं बट वी कांट फील इट, हम उसे फील नहीं कर सकते, हम उसे छू नहीं सकते। लेकिन कॉपीराइट है, कॉपीराइट को तो हम देख भी नहीं सकते, है ना। अब आती है हमारी लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट होती है जब हम अपनी कोई भी एसेट है उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, होती है हमारी लिक्विड एसेट। ये जनरली उसकी तरह ही होती हैं, करंट एसेट्स की तरह, बट दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लिक्विड एसेट के अंदर हम बस इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करते, यानी अपना स्टॉक इंक्लूड नहीं करते और अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा जितने भी करंट एसेट होते हैं वो हमारे लिक्विड एसेट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे करंट एसेट होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, लिक्विड एसेट होते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं, these are the assets which are exhausted with or which lose themselves in the goods they produce। जैसे कि माइंस हैं, क्वारीज हैं, ये सारे के सारे वेस्टिंग एसेट्स होते हैं। अब वेस्टिंग एसेट्स होते हैं कि वो अपने आप एक टाइम ऑफ पीरियड आने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है या वो खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। जैसे कि कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, ये सारे भी ऑल लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं,
ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है कि आपने 1 साल की पेमेंट की है तो 1 साल तक ही आपका रजिस्टर रहेगा। 1 साल बाद अगर आपके रजिस्टर कराने से पहले किसी और ने रजिस्टर करा लिया तो ये उसका चफ हो जाएगा, फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये चीज होती है। सो कॉपीराइट आपने करवाया कि अगर कोई मेरा नाम यूज कर रहा है, लाइक मैंने ब्रेन बॉक्स लर्निंग का कॉपीराइट करवाया, मैं कह रही हूँ अगर कोई ब्रेन बॉक्स लर्निंग और कोई यूज कर रहा है तो उसको कॉपीराइट जाएगा, उसे फाइन पे करना होगा, ठीक है। लेकिन वो कहेंगे आपका ये कॉपीराइट 1 साल तक रहेगा, 1 साल बाद आपको फिर पेमेंट करनी होगी, उसके बाद आपका ये कॉपीराइट बनेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल बाद फिर पेमेंट कर दूंगी। वो 1 साल बाद, 1 साल जब मेरा खत्म हो जाएगा ना तो कॉपीराइट की सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मेरे को 1 साल बाद जाके पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने से पहले और वो खत्म होने के बाद, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो बीच का टाइम पीरियड रह जाता है ना, वो हमारा एक तरह से वेस्टिंग एसेट होता है कि आपका कॉपीराइट का टाइम पीरियड खत्म हो गया है और ये अब एक वेस्टिंग एसेट बन गई, यानी किसी यूज की एसेट दे रही। ओके, तो अब आपको आपकी सारी एसेट समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिसिप्ट्स। 10th क्या है आपका पॉइंट? रिसिप्ट्स। अगर आप टेस्ट से पहले इसको भी समझ जाओगे ना, आपके बेसिक एक बार क्लियर हो जाएंगे, आपके आगे के अकाउंट्स आप इजीली कर पाओगे। ओके, सो रिसिप्ट क्या होती है? द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जब हम कोई एसेट, गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं तो उससे हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है या रिसीव होने वाली है आने वाले टाइम में, उसको हम कहते हैं रिसिप्ट्स। ओके, सो रिसिप्ट्स के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल एंड रिवेन्यू। देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं जब एक बिजनेस को उसके प्रोप्राइटर से, उसके बिजनेसमैन से या फिर पार्टनर से पैसे रिसीव होते हैं कैपिटल की फॉर्म में, ठीक है। जब एक बिजनेसमैन, पार्टनर, कोई भी कैपिटल लेके आता है और एक बिजनेस को कैपिटल के फॉर्म के अंदर पैसे रिसीव होते हैं, उसको कहते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और 2 तरीके से भी होती है, लाइक एक कंपनी है, उसे फंड्स की ज़रूरत है तो उसने क्या किया, अपने डिबेंचर्स इशू किए, शेयर्स इशू किए, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। या फिर एक कंपनी ने लोन रेज किया कि आप लोग हमसे लोन लो, ठीक है। तो जब वो लोन रेज करते हैं तो लोन रेज करने पर आने वाले टाइम में उन्हें वो लोन वापस मिलता है विद इंटरेस्ट, है ना। तो ये भी उनके कैपिटल रिसिप्ट है। बेशक अभी उनके पास से पैसा जा रहा है बट आने वाले टाइम में उनके पास ही पैसा आएगा, सो इट्स आल्सो अ कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो ये होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरी होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट होती है कि हमें जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के, यानी जो हमारे बिजनेस के रेगुलर वर्क होते हैं, उससे हमें जितनी रिसिप्ट अमाउंट रिसीव हुई है या आगे होने वाली है, उसे हम कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। लाइक आपने गुड्स या सर्विसेज सेल आउट किए हैं, ठीक है, तो उससे आपको जो अमाउंट रिसीव हुई वो हो गई हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट। या फिर हमने कोई कमीशन लिया है या रेंट लिया है, इंटरेस्ट चार्ज किया हमने, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट होती है जो हमारी पार्टनर्स, बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, जो मतलब होती तो दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब रिवेन्यू होती है जो हमारी डेली रूटीन की रिसिप्ट होती हैं, और कैपिटल रिसिप्ट होती है जो हमारी साल में एक आधी बार, ठीक है, जो हमें बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है तब यूज हो। ये होती है हमारे रिसिप्ट्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होता है एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर होता है कि जब हम कैश का डिस्पर्समेंट करते हैं, यानी कैश को बांटते हैं, ठीक है, किसी को देते हैं,
या फिर हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, या हम एक लायबिलिटी को इनकर करते हैं, मतलब एक लायबिलिटी अपनी बढ़ाते हैं ताकि हम कोई एसेट, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर कर सकें, यानी कि उसको परचेज कर सकें। ठीक है। जनरली जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम अपनी रिसिप्ट्स के लिए करते हैं ताकि हम अपनी रिसिप्ट्स क्रिएट कर सकें। एक्सपेंडिचर भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक बार आप ये दो तरीके समझ लो, आपको एक्सपेंडिचर का मतलब याद आएगा समझ में कि होता क्या है। एक्सपेंडिचर भी होते हैं कैपिटल और रेवेन्यू। देखो, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? वो अमाउंट जो कि हम एक एसेट को खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी एसेट की रेनोवेशन के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जब हम कोई खर्चा करते हैं उससे हमें 1 साल से ज्यादा फायदा मिले, ओके, और तो इसको हम क्या कह देते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हमें 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा मिले, या फिर हम अपनी एसेट्स को रेनोवेट करवाएं, या हम अपनी और एसेट्स इंक्रीज करें, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, हमारे खर्चे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई प्लांट खरीदना चाहते हैं, मशीनरी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम खर्चा करेंगे वो हमारा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे डेली के खर्चे। जब हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे करते हैं उसको हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये हमें कितने साल के लिए फायदा देती है? सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल से ज्यादा का नहीं होता इसका फायदा। ये सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इन एक्सपेंडिचर्स का फायदा हमें खत्म हो जाता है। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अब आपको आगे समझ में, जो हमारे डेली के खर्चों को कंटिन्यू करने के लिए, हमारी एसेट्स को परचेज करने के लिए, उसे एक्वायर करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे होते हैं एक्सपेंडिचर। जो हमारे 1 साल से ज़्यादा के होते हैं वो कैपिटल, जो 1 साल से कम के होते हैं वो हमारे रिवेन्यू। ओके, अब हम आते हैं अपने 12th पॉइंट पे। 12th पॉइंट हमारा क्या है? एक्सपेंस और कोस्ट। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, गलती से भी मत समझना, दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? ये हमने अपना रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कॉस्ट लगाई है उसको हम कहते हैं एक्सपेंस। देखो, एक्सपेंडिचर होता है कि हमने अपनी एसेट इंक्रीज की, या फिर हमने अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो खर्चे लगाए हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी एसेट के ऊपर लगते हैं। बट एक्सपेंस होता है कि हमने अपनी रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ये जो रिवेन्यू हमने जनरेट करना था, ठीक है, ये हमने कैसे जनरेट करना था? हमारे डेली की रिसिप्ट्स है, हमारे डेली के खर्चे ही हमने कैसे करने थे? हमारी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनसे करने थे। हमने गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेज करके, ओके, तो इन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हमारी जितनी अमाउंट स्पेंड की जाती है, ठीक है, हम इन्हें बना रहे हैं, हम गुड्स को बना रहे हैं, या फिर हम इन्हें और ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करें, मतलब पहले से हमने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, हम उसको फिर से बना रहे हैं, या हम रॉ मटेरियल ही बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, या फिर हम डायरेक्ट खरीद के उसे एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, जो भी है, तो इन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, ठीक है, ताकि हम अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकें, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस और कॉस्ट। ओके, एक्सपेंडिचर होता है कि हमने अपनी एसेट्स बनानी है, उसके लिए हमने जो खर्चा किया वो एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस होता है कि जो हमने अपना रिवेन्यू जनरेट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा किया वो होता है हमारा एक्सपेंस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ गया समझ में? एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब इसके बाद हमारा क्या है? इनकम। अब ना हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, वो भी कर ही लो।
एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं? दो तरह के, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग, एक होते हैं प्रीपेड। ठीक है, देखो प्रीपेड हमारे होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दी, यानी हमने इस साल पे कर दिए, लेकिन हमें उसका फायदा अगले साल मिलेगा। लाइक कि रेंट था अगले साल का, मैंने इस साल पे कर दिया। कई बार कई जगह पे एडवांस चलती है ना चीजें, तो उन्होंने कहा कि आपका भी अकाउंटिंग ईयर खत्म होने वाला है, लाइक मेरा अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में खत्म होने वाला है, तो दिसंबर में मैंने जनवरी फेब मार्च 3 महीने का पे कर दिया, तो वो कहेंगे कि आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कि अगले साल के एक्सपेंसेस आपने इसी साल में पे कर दिए। ओके, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि हमने इस साल के एक्सपेंसेस हमारे हो चुके हैं कि हमने पे करने हैं, बट अभी तक हमने पे नहीं किए। प्रीपेड होते हैं कि अभी वो इनकर हुए ही नहीं है, अभी हमारे एक्सपेंसेस बने ही नहीं है, बट हमने फिर भी वो पे कर दिया कि तुम अगले साल के एक्सपेंसेस भी रख लो। और आउटस्टैंडिंग होते हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं कि अब हमें ये एक्सपेंसेस पे करने हैं, बट अभी तक हमने पे नहीं किए हैं। ओके, ये दो तरह के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम, इनकम क्या होती है? इनकम का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये लिख लो कहीं पे, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, इनकम का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रिवेन्यू होती है कि हमारी जितना हमारा प्रॉफिट है सारा का सारा, ठीक है, कि आपने ये गुड सर्विस, ये गुड सेल की, वो सेल किया, आपने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, तो उससे हमें जितना भी पैसा आया वो हमारा कितना क्या होता है? हमारा रिवेन्यू होता है। अब आप उन सबको करने के लिए आपके बहुत सारे खर्चे आते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती होगी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आती होगी, मार्केटिंग कॉस्ट आती होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट आती होगी, अलग अलग तरीके के कॉस्ट होती हैं। ठीक है, ये जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को रिवेन्यू में से अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट बचे, मतलब आपकी टोटल इनकम बच जाएगी कि मेरे पास इतनी इनकम रहेगी मेरे सारे के सारे खर्चे निकाल कर। ठीक है, तो वो होती है हमारी इनकम। आपको अगर एग्जाम के अंदर लिखना है व्हाट इज इनकम, ठीक है, तो आप ये भी इस फॉर्मूले को लिख देना, इसी को एक्सप्लेन कर देना। द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज इनकम। और आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो होती है हमारी एक, हमने जो अपनी प्रॉपर्टी यूज़ की है उसके अंदर जब हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हमारी ग्रॉस अर्निंग भी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने से जब अपनी ग्रॉस अर्निंग्स इंक्रीज कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, यानी आपकी बुक में जो लाइन लिखी गई है वो भी लिख सकते हो, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अब आगे आगे आपका क्या आता है? प्रॉफिट। इनकम को प्रॉफिट मत मानना, इनकम और प्रॉफिट में फर्क होता है। इनकम होती है कि आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करने से आपको जो गेन हुए हैं वो आपकी इनकम होती है। और प्रॉफिट क्या होता है कि आपने जो बिजनेस एक्टिविटीज की हैं और आपको जितना गेन हुआ एक्स्ट्रा वो आपका प्रॉफिट होता है। यानी इनकम आपको एसेट से आती है और प्रॉफिट आपको नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन से आती है। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज से। अब हो गया इन दोनों का डिफरेंस क्लियर? ठीक है, प्रॉफिट क्या होते हैं हमारे? रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी कि ये भी क्या होते हैं अपने? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, कि जब हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी हमारी एक्टिविटीज से, हमें नॉर्मल कोर्स से, हमारी जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं उससे जब हमारे रिवेन्यू इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, मान लो आपके नॉर्मल कोर्स क्या है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, 5,000 की, 10,000 की लेके चलो, ठीक है, लेकिन इस साल आपको कितने की होगी? 15,000 की। ठीक है, तो 5,000 जो क्या है, 5,000 आपका क्या है? प्रॉफिट है। ओके, नॉर्मल आपको 10,000 की होती थी, कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो होता था वो हर साल का क्या होता था? 10,000। ठीक है, इस साल आपको कितना हो गया? 15,000। मतलब रिवेन्यू में ये चीज कह रही हूँ कि रिवेन्यू आपको 10,000 का होता था और इस साल आपको 15,000 का हो गया।
ठीक है, 15,000 का हो गया आपको। अब इसके अंदर से आपके 5,000 मान लो आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो आप इसको निकाल दो, कितना बच गया आपका, 10,000 बच गया। अगर आप पिछले वाले में से 5,000 माइनस करते कितना बचता, 5,000 बचता। यानी कि पहले आपको प्रॉफिट जो होता था वो 5,000 होता था, अब आपको 10,000 हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज इतनी होती थी, लेकिन अब आपकी कितनी होगी, 10,000 होगी, डबल हो गई, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज आया ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, दैट्स इट। अब प्रॉफिट हमारे दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये चैप्टर इन दो कॉन्सेप्ट्स में बेस्ड है, ठीक है। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, इसको समझते हैं। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि जब हमने अपनी सेल्स की, अपनी गुड्स की, या हमने सर्विसेज बेची, ठीक है, तो उससे हमें जो पैसे मिले, ओके, तो वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब कि हमने अपनी सेल्स की, ठीक है, हमने ये सेल्स कर दी, ओके, हमारी सेल्स हो गई, हमने अपने गुड्स सोल्ड कर दिए, ठीक है, और उससे हमें कुछ पैसे मिले। बट हमारी इन सेल्स को करने से पहले हमारी कुछ कॉस्ट लगी थी गुड्स के ऊपर। लाइक पहले हमने उन्हें खरीदा था, फिर हमने उन्हें बेचा, हमारे जो खरीदने की कॉस्ट आई, परचेजिंग कॉस्ट आई, हमारी कितने की थी, 5,000 की, ठीक है। हमने उन्हें बेचा कितने में, 10,000 में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब होता है कि जो हमने अभी गुड्स परचेज किए हैं उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या थी, वो कॉस्ट क्या थी, 5,000 की। तो अगर आप 10,000 में से 5,000 माइनस कर दोगे तो आपके 5,000 आ जाएंगे। तो ये जो 5,000 है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, ओके। नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है कि हमारा जितना भी रिवेन्यू हुआ, जितना भी हमारा, जितना टोटल रिवेन्यू हुआ, हमारा जितनी बिजनेस एक्टिविटीज थी उससे हमारा जितना मर्जी रिवेन्यू हुआ हो, ठीक है, उसमें से हमारे जितने टोटल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, ओके। इसको आगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में समझते हैं। वैसे हम पहले समझ चुके हैं, बट इसके अंदर हम ऑल ओवर चैप्टर अपना कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स का स्पेशली, तो हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में एक बार एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे। अभी हम आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, ओके, आ जाओ। अब आपकी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी है 15th गेन। 15th पॉइंट आपका क्या है, गेन, गेन है, और 16th आपका लॉस। अब इसका क्या मतलब है, गेन होता है आपका कि जब आप एसेट्स अपनी सेल आउट कर देते हैं तो उसको हम गेन कहते हैं। देखो, तीन होते हैं हमारे, एक होता है इनकम, एक होता है प्रॉफिट, और एक होता है अपना गेन, ठीक है। इनकम होता है कि जब हम अपनी एसेट्स के यूज से जो कैश जनरेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इनकम। प्रॉफिट होता है जो हम अपनी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज से पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा प्रॉफिट। गेन होता है हमारा कि जब हम अपनी एसेट को बेच देते हैं, ठीक है, अपनी लैंड हमने बेच दी, या हमने अपनी कोई भी एसेट बेच दी, फर्नीचर मशीनरी वगैरह हमने अपने बेच दिए, ठीक है, तो उससे हमें जो फायदा होगा वो हमारा क्या है, गेन है, ओके। लॉस, लॉस क्या होता है हमारा, जब हमारे एक्सपेंसेस रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉस। इससे क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल होती है ना वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इससे हमारी क्या कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, ओके। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, नॉर्मली होते हैं, ठीक है। हमारे दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। देखो, अब नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल लॉस क्या होते हैं, लॉसेस ड्यू टू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नोन एज नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉसेस होते हैं हमारे रिकरिंग लॉसेस, ठीक है, जैसे कि लीकेज हो गई, लीकेज के कारण हमारा कोई लॉस हो गया, या फिर हम इवेपोरेशंस वगैरह होती हैं,
स्पॉइलेज होते हैं, इसके कारण हमारा कोई लॉस हो गया। जैसे जो लिक्विड वाली कंपनीज होती हैं जो लिक्विड का काम करती हैं, आप समझ लो कोई भी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाती है, ठीक है, उनकी पाइप होती है ना, पाइप से कोल्ड ड्रिंक्स होके जाती है, तो किसी पाइप में लीकेज होगी तो उसके कारण उनकी सारी कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाती है। तो वो जो उनका लॉस होएगा वो क्या है, उनका नॉर्मल लॉस है, क्योंकि लीकेज हो गई। उन्हें पता है कि पाइप में आज नहीं तो कल लीकेज होनी ही होनी है। ओके, एबनॉर्मल लॉस होते हैं नॉन अक्रिंग, ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक के कारण कोई डिस्ट्रॉय होगी, या फिर आग लग गई कहीं पे, या फ्लड हो गए, एक्सीडेंट हो गए, या चोरी हो गई। चोरी तो हमें नहीं पता होता ना कि होगी या नहीं होगी, हमें क्या पता कि आज नहीं तो कल होनी होनी है, ऐसा थोड़ी होता है। हमें लगता है शायद हो नहीं हो, हमें क्या पता होगी कि नहीं होगी। तो ये होती है हमारी एबनॉर्मल लॉसेस। ओके, आपको बाई चांस लॉस, गेन, प्रॉफिट, इनकम ये जनरली पूछे नहीं जाते, प्रॉफिट पूछ लिया जाता है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर गेन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों हैं, तो कई बार प्रॉफिट पूछ लिया जाता है, बट इनकम, गेन, लॉस ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ये आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताए गए हैं। ओके, बट इन्हें अपने नोट्स में लिख लेना, कई बार आ भी जाता है। ओके, अब आगे 17th होती है, 17th हमारे परचेजेस। अब इसके अंदर ये सारे देखो, सेल्स, 19th है परचेज रिटर्न, 20 है अपनी सेल्स रिटर्न। ओके, देखो परचेजेस होती है कि जब हमने सामने वाले से कोई सामान लिया कि हमने इसे जाके सेल करना है। मान लो मेरी शॉप है, आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है, मैंने आपको मेरी चद्दर की दुकान है, मैं बेडशीट्स बेचती हूँ, मैंने आपको 10 बेडशीट दी, आप मेरे पास आए कि मुझे 10 बेडशीट दे दो, मुझे वो सेल आउट करनी है, मुझे अपने बिजनेस के लिए चाहिए, तो मैंने आपको वो बेडशीट दे दी, ठीक है, बिल्कुल प्लेन बेडशीट दे दी। तो आप कह रहे हो कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको प्लेन बेडशीट दे दी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक तो उस बेडशीट को जाके डायरेक्ट सेल आउट कर सकते हो, ठीक है, या फिर वो जो आपको प्लेन बेडशीट मैंने दी आप उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना सकते हो या बनवा सकते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर डिज़ाइनरी एम्ब्रॉयडरी तो नहीं होती है, नॉर्मल जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, लाइक चेक वगैरह बनवाते हैं लोग, फ्लावर्स बनवाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो चीज़ें आप करवा सकते हो, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस में आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, या फिर उसी सामान को बेचने के लिए कोई सामान खरीद रहे हो, तो उसको हम परचेजेस कहते हैं। परचेजेस रिटर्न क्या होता है कि जब आपने कोई सामान खरीदा, आपको वो पसंद नहीं आया कि ये क्वालिटी का नहीं है, तो आप वो सामान खरीदने के बाद जब उस सामान को वापस करके आ जाते हो तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है। अब सेल्स क्या है, मैंने बेचा सामने वाले को, ठीक है, तो मैंने जो बेचा सामने वाले को वो सेल्स है, ठीक है। सामने वाले ने मुझे, आपको चद्दर पसंद नहीं है या आपको बेडशीट पसंद नहीं है, आपने मुझे वापस कर दिया, आपके लिए वो परचेज रिटर्न है, मेरे लिए वो सेल्स रिटर्न है कि मैंने सेल की थी मेरे पास वापस होके आ गया। आपके लिए परचेज रिटर्न क्यों है, आपने वो परचेज की थी, आपने वापस कर दिया, आपकी परचेज रिटर्न हो गई, दैट्स इट। लो, आपके 4 कॉन्सेप्ट्स और खत्म हो गए। ओके, इसके बाद क्या है, गुड्स, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये समझते हैं क्या है हमारे, और एक कौन सी आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब देखते हैं, इन सबको समझते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। 22 अपनी कौन सी है, गुड्स, 23 अपनी स्टॉक और इन्वेंट्री, और 24 कौन सी अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। मैं आपको सिर्फ जरूरी करा रही हूँ जो मुझे लगता है शायद आपके आगे काम आएंगे, ठीक है। बाकी जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनकम, इन दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो कि जो हमारी रिकरिंग नेचर की यानी रेगुलर बेसिस की जो हमारी इनकम होती है, हम किसी भी सोर्स से करें। इनकम जनरली क्या होती है कि एसेट से ही होनी चाहिए, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होते हैं, देखो इनकम और प्रॉफिट होते हैं कि प्रॉफिट होता है कि जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है उससे हो, इनकम होता है हमारे एसेट से हो। बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कहते हैं कि किसी भी सोर्स से आपकी जो इनकम हो रही है, ठीक है, आप किसी भी सोर्स से आपको जो कैश आ रहा है, ठीक है, रिकरिंग नेचर पे आ रहा है, वो हमारे क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम भी आती है उसके अंदर, प्रॉफिट भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आपने गुड्स सोल्ड किए 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख के आपने गुड्स सोल्ड किए, उसके अंदर से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी आपकी 8,50,000, तो दोनों को माइनस किया 1,50,000 आ गया। तो जो 1,50,000 ये आपकी क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, गुड्स क्या होती हैं, गुड्स होती हैं कि वो कमोडिटी या वो आइटम या वो थिंग जिसके साथ आपका बिजनेस डील कर रहा है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी जर्नल की वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि आपके पास कोई भी एंट्री आ जाए, वहाँ पे फर्नीचर वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ऊपर आपको मेंशन है कि ये कंपनी और ये इस चीज़ का काम कर रही है, मान लो वहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर का काम कर रही है, ठीक है, तो आप उस कंपनी के लिए फर्नीचर वर्ड यूज़ नहीं करोगे जर्नल में, आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, गुड्स अकाउंट यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर वहीं जो कंपनी क्लोथ का काम कर रही है मान लो, ठीक है, और उसमें फर्नीचर लिखा गया, तो आप वहाँ पे फर्नीचर वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि वो उसकी डेली यूज़ थोड़ी है, वो उसकी आइटम थोड़ी है। गुड्स होती हैं जिस आइटम के साथ एक बिजनेस डील कर रहा है, जिस आइटम का बिजनेस वो कंपनी कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होती है, ये हमारी टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हमने अपने बिजनेस में सोल्ड करना होता है, ठीक है, या तो वो हमने सोल्ड करने के लिए अपने पास रखी होती है या फिर वो हमने अपनी कंजप्शन के लिए रखी होती है कि वो हमने कंज्यूम करनी है, ठीक है। इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आ जाते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके फिनिश्ड गुड्स भी आ जाते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। ओके, स्टॉक और इन्वेंट्रीज। एक चीज़ और है, जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी उस सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश होने में टाइम लगेगा। ओके, इवन चलो अभी आप इतना समझो। अब ये जो इन्वेंट्री स्टॉक होते हैं दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक होता है जो हमारी अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारा स्टॉक हमारे पास रह जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसको हम ओपनिंग कहते हैं। और जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है तो उसके खत्म होने पे हमारे पास जो स्टॉक होता है उसे हम क्लोजिंग कहते हैं। अब है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स, ठीक है। और कौन सी हमारे पास, ट्रेड पेबल्स। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स का क्या फ़र्क होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स होता है कि जब हम किसी पर्सन को अपने गुड्स सेल करते हैं और सामने वाला पर्सन हमसे क्रेडिट पे चीज़ें खरीद के लेके जाता है, तो वो होता है हमारे डेटर्स, ठीक है। तो वो जो सामने वाला परचेजर होता है वो क्या होता है, हमारा डेटर होता है। और हम जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, यानी जैसे मैं गुड्स सोल्ड कर रही हूँ और आप मुझसे परचेज कर रहे हो, तो आप डेटर हुए और मैं आपको एक बिल दूंगी और आप उसको साइन करोगे कि आपको इतने मंथ बाद आपकी अमाउंट मिल जाएगी। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस बिल को हम कहते हैं बिल रिसीवेबल, कि हमें आगे जाके वो अमाउंट मिलेगी। ओके, और इन दोनों को मिला दे, अगर हम डेटर और बिल रिसीवेबल इन दोनों को मिला देते तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। इसका उल्टा कर दिया जाए तो वो ट्रेड पेबल बन जाएगा, यानी कि हमने सामने वाले से गुड्स परचेज किए और वो हमने किस पे, क्रेडिट पे किए।
ठीक है, जैसे आपने मुझसे गुड्स परचेज किए थे तो आप क्या थे, डेटर, तो मैं क्या हूं, क्रेडिटर। मतलब कैसे समझाऊं, कि मान लो मैं गुड्स सेल करती हूँ, ठीक है, तो जो पर्सन गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है, वो किसी और से भी तो वो परचेज करेगा ना गुड्स, ठीक है, तो मैंने सामने वाले को पैसे देने हैं। अब जैसे पिछले वाले में हमने एग्जांपल लिया था कि किसी ने मुझसे पैसे लिए, ठीक है, तो जो सामने वाला है वो मेरे लिए क्या है, डेटर, लेकिन वो खुद के लिए क्या है, क्रेडिटर, कि मैंने सामने वाले से पैसे लेने हैं, तो वो मेरे लिए डेटर है, लेकिन सामने वाला क्या कहता है, मैंने आपको पैसे देने हैं, तो मैं क्या हूँ, क्रेडिटर हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ है बस, कि डेटर बोलता है कि मैंने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर बोलता है मैंने पैसे देने हैं। ओके, इसके अंदर और कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। ओके, बस इतना ही फर्क है। तो इसके अंदर क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इन दोनों को प्लस कर दो, आपका ट्रेड पेबल्स बन जाएगा। ओके, आगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, देखो डिस्काउंट है हमारे पास जब हम कोई भी पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट को करने से पहले हमारी जो प्राइस लिस्ट होती है उसके अंदर जो हमारी रिडक्शन होती है, हमारा जो प्राइस कम होता है उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। ओके, वो डिस्काउंट हमारा कैसे हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कैश और क्रेडिट हमारे कैश और ट्रेड, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हमारे दो तरह के हो सकते हैं। कैश डिस्काउंट वो हमारा डिस्काउंट होता है जो जब हम कैश पे करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है कि हमने बेशक क्रेडिट पे चीज़ें ली, ठीक है, लेकिन हमारी जो पूरी लिस्ट होती है, ठीक है, अगर हमारी 10,000 की बनी टोटल, कि हमने 10,000 की परचेजेस की हैं आपसे, ठीक है, तो वो कहेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो उस 10,000 के ऊपर जो 10% का डिस्काउंट मिलेगा वो क्या होता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ओके, ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। और वो जो 10,000 में से हमने 1,000 माइनस किया, हमारे पास 9,000 आ गया, ठीक है, वो 9,000 पे अगर वो कहते हैं कि अगर आपने अभी कैश पे किया आपको 10% का और मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जो 10% का हमें और मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 9,000 के ऊपर 10% लगाओ, 900 रुपए का, 900 का हमें और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, कैश और ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं, दो तरह के। जो इनवॉइस प्राइस पे मिलता है वो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जो हमारा ड्यू अमाउंट पे मिलता है वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। दैट्स इट। बैड डेट 27 क्या अपना बैड डेट। देखो बैड डेट क्या होते हैं कि जब हम सामने वाले को पैसा उधार देते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि भाई हमें सामने वाले से अब अपने पैसे नहीं मिलने वाले, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे बैड डेट्स। डेट्स क्या होते हैं, हमारा उधार, ठीक है, हमने जिस बंदे से उधार वापस लेना होता है वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं, ठीक है। और जब हमारी ये डेट, हमारा ये उधार हमें वापस नहीं मिलता है तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, बैड डेट्स, जिसे हम बोलते हैं बैड डेट। डेट बोलते हैं इसको, डेट, डेप्ट नहीं बोलते इसको, डेट बोलते हैं, बैड डेट। ओके, एक गुड डेट भी होते हैं। गुड डेट कौन से होते हैं, अब देखो डेट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। डेट होता है उधार, जब ये उधार हमें नहीं मिलता वो बैड डेट बन जाता है, जब ये उधार हमें सारा का सारा वापस मिल जाता है तो वो हमारा गुड डेट बन जाता है। ओके, अब आगे इसमें से आपकी जरूरत का कौन सा है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, जरूरत का आपका कौन सा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कौन से हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स तो मैंने आपको बता दी पहले,
डेटर्स कौन से होते हैं? जिनसे हमने पैसा वापस लेना होता है, ठीक है। और क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हमने पैसा देना होता है, ओके। डेटर्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स होते हैं जिनसे हमने लेना होता है, और क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें हमने देना होता है। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए देखो, डेटर्स द से होता है, ठीक है, और देना किससे होता है? द से होता है, ओके। तो द लिख लो, और यहाँ पे क्रेडिटर्स का क लिख लो, और यहाँ पे ल लिख लो, कि ये दो चीजें ऑपोजिट में आएंगी और ये दो चीजें ऐसे आएंगी, ओके। कि डेटर से लेना है, क्रेडिटर से देना है। द साथ में नहीं आएगा, ठीक है। द साथ में नहीं आएगा, वो ऑपोजिट में आएगा, इससे आप भूलोगे नहीं, ओके। इस चीज को माइंड में रखना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, इवन जब मैं थी, मैं भी डेटर क्रेडिटर में कंफ्यूज होती थी, आज भी होती हूँ। मैं इस चीज से याद रखती हूँ, मैं भी इसी चीज से याद रखती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं। इवन मैं तो गलत बता चुकी हूँ कितनी बार, इसके लिए मैंने स्कूल में डंडे तक खाए हैं, मैंने डंडे खाए हैं, देखो। तो इसी चीज से बाद मैंने याद किया था कि डेटर्स से लेना होता है, क्रेडिटर्स को देना होता है। द कभी साथ में नहीं आएगा, वो हमेशा ऑपोजिट में आएगा, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है भाई? अब ये बताओ, चलो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हमारा जो स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टॉक है, उसके अंदर ना हमने जितनी भी परचेजेस किए हैं, ठीक है, वो सारे प्लस कर दो, ओके। जितना मतलब हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ वो सारे हम प्लस कर देंगे, ओके। और उसके बाद जो हमारा एंड में स्टॉक बच गया, जो हमारा बिल्कुल एंड में स्टॉक बच गया, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी क्या आ जाएगी? गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का मतलब है जो गुड्स हम बेच चुके हैं, ठीक है। और कॉस्ट उसकी हमने निकालनी है कि हमारे जो गुड्स बेच चुके हैं हम, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, यानी उसकी परचेजेस कॉस्ट कितनी थी, ओके। तो मान लो कि आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, आप बोलते हो कि मेरे पास ना, जैसे आप पेन लेके आए, ठीक है, आप समझ लो आप पेन का बिजनेस करते हो, ओके। यहीं पे समझते हैं इसको। आप ना पेन का बिजनेस करते हो, आप बोलते हो कि मेरे पास ना शुरू में ना 100 पेन थे, फिर ना और ज़्यादा डिमांड आई, तो मैं ना 500 पेन और ले आया खरीद के, ठीक है। तो ये हो गए 600 पेन। हर एक पेन कितने का आया? 10 का, 10 रुपए का हर एक पेन आया, समझ लो। एंड में आप कहते हो, साल के एंड में कहते हो कि मेरे पास ना अभी सिर्फ 150 पेन बचे हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर से माइनस कर दोगे कि आपको पता था कि आपके पास टोटल 600 पेन थे, उसमें से आपके पास अभी 150 बचे, आपको पता चल जाएगा आपके टोटल कितने बिके हैं? 450, ठीक है। आपके टोटल 450 बिके, हर एक पेन 10 रुपए का था, तो 450 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4500 आ गया। तो ये जो 4500 होगी, ये क्या होगी? आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि मैंने जितनी कॉस्ट निकाली थी, ठीक है, मैंने जितने पेन खरीदे थे उसमें से मेरे जितने सोल्ड हो गए, तो जो बचे मेरे पास, एक्चुअली में जो बचे वो ये थे, और जितने मेरे पास पहले थे जो मैंने परचेज किए थे वो इतने थे। तो जो मेरे पास, जो मेरे सोल्ड हो गए पेन, जो मेरे पेन सोल्ड हुए, उनकी कॉस्ट कितनी थी? इतनी थी। फिर आप उसको जितने मर्जी पे सोल्ड करो, यही तो ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। और समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट। पहले देखते हैं आपकी काम का और कोई टॉपिक रहता है नहीं रहता, उसके बाद हम फॉर्मूलाज पे चलते हैं। इसको अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है, हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। आपको एक एक चीज आएगी समझ में, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक समझ लो क्या होता है। 31, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी चलेगी है, मे बी 2 आवर तक की भी चली जाए, 2 आवर्स तक की, बट इसको देखना पूरा, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल वीडियो, बहुत ज़्यादा। मैं खुद कहती हूँ अगर आप ये देख लोगे ना, आपको मे बी शायद मेरी बाकी की वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़े, और वीडियोस देखने की शायद ही ज़रूरत पड़ेगी, ओके।
ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए बाकी की जो थ्योरी होगी जो आपकी बुक के पीछे दी हुई है बैक एक्सरसाइज में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हमारा होता है कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है, हमारे किसी भी कारण से, पैसेज ऑफ टाइम के कारण से, वियर एंड टियर के कारण से, या फिर उसके रेगुलर यूज़ के कारण से, या हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण, या मार्केट चेंज होने के कारण, किसी भी चीज़ के कारण से, या कोई एक्सीडेंट हो गया उसके कारण से, जब हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस, पैसेज ऑफ टाइम, और चेंज इन द टेक्नोलॉजी और मार्केट प्राइस इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। ओके। इसके बाद आपका अभी और कोई काम का नहीं, बाकी जितने आपके हैं वो सारे आगे जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आते जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है इसके आप जितने बेसिक कॉन्सेप्ट करो ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैंने आपकी बुक के भी सारे निकलवाए हैं जोन से इम्पॉर्टेंट लगे मुझे, जोन से मुझे इम्पॉर्टेंट लगे कि आगे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा, मैंने सिर्फ वो वाले आपको करवाए हैं। ओके। मैंने फालतू का कोई भी नहीं करवाया। इन सबका आप यूज़ देखोगे बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में आप देखोगे कि फटाफट बस आ रहे हैं इनके यूज़। इवन मे बी शायद आपके टीचर्स ये चीज़ें अभी आपको ना बताएं ये बोल के कि शायद आपको समझ में नहीं आएंगी, बट यू हैव टू, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूलाज पर। ओके। आया, देखो हमारे पास पहला फॉर्मूला किस चीज़ का है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब इसको हम अपनी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर लगाकर फिर देखते हैं। पेन का ही बिजनेस लेके चलते हैं। मानो आपके पास पेन पहले 100 थे, ठीक है, उनकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी? हर एक पेन 10-10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का लगा के चलो, 1000 रुपए की पड़ी। ठीक है। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। आपने बीच में ना कहा कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया तो हम ना और पेन परचेज कर लेते हैं, तो आपने ना 500 पेन और परचेज कर लिए। उनकी कितनी कॉस्ट आ गई? 5000 आ गई। ठीक है। तो आपने कहा कि मेरे पास ना इतने पेन तो आ गए, बट ये वाले पेन ना मैंने बाहर से मंगवाए हैं, मतलब लाइक आपने अमेजोन से मंगाए हैं, ठीक है, तो आपके ना इस पर डिलीवरी चार्जेस आ गए। आपके डिलीवरी चार्जेस आए, वो आपके क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए आपके कि वो आप ही को पे करने हैं और कोई पे ही नहीं कर सकता। वो आपको सीधा सीधा बताया गया है कि आपका ये एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है, वो इनडायरेक्टली नहीं माना गया है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपका आ गया। मान लो आपके 100 रुपये लग गए इसके ऊपर, डिलीवरी चार्जेस के आपके कितने लग गए? 100 रुपये और लग गए। ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास 600 पेन है, उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी? 6100 रुपीज़, इतनी पड़ गई। ओके। फिर आप कह रहे हो कि ना मैंने ना अपने गुड्स सोल्ड कर दिए थे और एंड में, बट मुझे नहीं पता मैंने कितने सोल्ड किए, बट एंड में मेरे पास कितने बच गए? एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितने बच गए? मान लो आपके पास 150 बच गए। ठीक है। तो आप क्या कहोगे? मेरे पास 450 पेन मैं ऑलरेडी सोल्ड कर चुका हूँ। ये आपके कितने आ गए? सोल्ड। ये आपकी सोल्ड प्राइस आ गए। ठीक है, सोल्ड, जितने आपने सोल्ड कर दिए। तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 1500। इसकी कितनी हुई? 4500। ठीक है। अब ये देखो, सामने वाले ने आपसे कहा कि आपने जितने भी गुड्स सोल्ड किए हैं हमें उनकी ना ओरिजिनल कॉस्ट निकाल कर दो कि आपको उनकी कॉस्ट कितनी पड़ी। ओके। एक सेकेंड, आपने इसमें से इसको माइनस किया ना तो ये 4600 आएगा। ठीक है। तो क्या है, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी? इतनी पड़ी। कैसे पड़ी? अब ये देखो कि आप सामने वाले से कहोगे कि ना मेरे पास ना इतने पेन थे, मैंने इतने के लिए, कि मेरे पास 600 पेन थे, मैंने वो ना 6000 के ले लिए, लेकिन ना उसके अंदर मेरे डिलीवरी चार्जेस भी आए थे,
तो जब मैं सामने वाले बंदे को बेचूंगा तो फिर मैं उसको 1-1 रुपए एक्स्ट्रा करके बेचूंगा, ताकि मेरे वो जो डिलीवरी चार्जेस थे वो भी इसके अंदर मेरे पास वापस आ जाएं। ठीक है, तो क्या है आपका ये कि आपके पास इतने थे पेन, 600 पेन, ठीक है, आपके पास इतने पेन हो गए थे परचेजेस करने के बाद। आपके जो पहले से पेन पड़े थे, आपने 600 पेन के साथ अपना बिजनेस किया, आपका 6000 कॉस्ट पड़ गया, लेकिन आपने कहा मेरे डिलीवरी चार्जेस भी थे 100 रुपये, डिलीवरी चार्जेस मैंने अपने कस्टमर से लेने हैं। आपने कहा कि मुझे पता नहीं मैंने साल में कितने सोल्ड कर दिए। अब उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको ये पता था कि मेरे डिलीवरी चार्जेस कितने गए, मेरे परचेजेस मैंने कितने किए थे, और मेरा ओपनिंग स्टॉक क्या था, कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितने थे, तो आप उन सबको प्लस करोगे। उसके बाद जो अभी आपके पास बच गए उन्हें आप माइनस कर दो, फिर आप कहोगे कि हाँ मैंने ना इतने पेन अपने सोल्ड कर दिए। ओके, तो आप क्या करोगे, इतने पेन मैंने सोल्ड कर दिए, तो उसकी कॉस्ट आपकी कितनी निकल जाएगी, 4500। लेकिन फिर आप कहोगे कि मैंने ना डिलीवरी चार्जेस भी तो थे यार, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो थे, वो भी इसी के अंदर मैं लगाऊंगा, तो वो एक्सपेंसेस भी आप इसके अंदर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो ये करने के बाद आपकी क्या निकल जाएगी, जो आपने गुड्स सोल्ड किए उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। ओके, तो आपसे कोई भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कहे तो आपको ये चीज़ें करनी है कि आपके पास शुरू का मैटर होना चाहिए, कब का होना चाहिए। अब आपको सारा समझ आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है, कि हमने उसका ये फॉर्मूला क्यों बनाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, अब आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे हम समझते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं आई है ना, तो आप अपने 4-5 पेन्स के साथ इसे ट्राई करके देखना। लाइक आपके पास पेन्स तो होंगे, आप अपने भाई बहनों के साथ ट्राई करके देखना, ठीक है। आप उनसे कहना कि मेरे पास 10 पेन है, मैं ना 5 पेन और लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप उनसे कहना, मतलब आप ऐसे ही लेके चलना कि आपके 5 रुपये ऐसी कोई चार्जेस लगे, 10-15 रुपये आपके चार्जेस लग गए। तो आप अपने भाई बहनों को कुछ पेन सोल्ड कर रहे हो, आपके पास एंड में जो पेन बच गए उसे निकालना, माइनस करना, ठीक है। आप टोटल में से उनको माइनस करोगे तो आपकी जितनी अमाउंट आ जाएगी उसके अंदर आप अपने वो चार्जेस प्लस करके देखना, तो आपकी बिल्कुल सही अमाउंट आएगी। आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ करने पे पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से होता है, ये फॉर्मूला लगाया क्यों गया है, इस तरीके से क्यों किया गया इस फॉर्मूले को। ओके, नेक्स्ट है अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है अपना हमारा एक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली, मान लो सोल्ड गुड्स की निकाली है ना, तो आपने टोटल गुड्स सोल्ड किए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 रुपये का पेन लाई, मैंने वो 10 रुपये में ही बेच दिया, हम ज़्यादा में बेचते हैं, हम 11 में बेचे, 12 में बेचे, लेकिन बेचते हम ज़्यादा में ही है, चाहे हम 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचें, ठीक है। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि हमने जितने में सेल किया, हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट थी उससे ज़्यादा में हमने जो सेल किया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है। मान लो आपने 150 गुड्स सोल्ड किए, 450। ये जो 450 है, क्या पता ये 450 आपने 15 रुपये के हिसाब से सोल्ड किए। इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये 450 आपने 15 रुपये के हिसाब से सोल्ड किए, ठीक है। आपका कितना बन गया, 6750, ठीक है। कितने को मल्टीप्लाई करके 450 इंटू 15 कितना आ जाए, 6750। ओके, अब इसके अंदर से आपकी जो टोटल कॉस्ट थी वो माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको माइनस कर दो। कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी, 4600, ठीक है। ये 4600 आप इसमें से माइनस करोगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2150। ये जो 2150 है ना, ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कि मेरा एक्चुअल में इतना प्रॉफिट हो गया, मतलब अंदाज़ा लगा लिया आपने कि इतना मेरा प्रॉफिट हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह को माइनस करके, ठीक है। अब अगर कोई आपसे कहे कि यार मुझे ना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ, ठीक है, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट, यार मैं तो फॉर्मूला भूल गया। बट
व्हाट द डिफरेंस, मैंने इसलिए आपको पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल आता है कि हमने इतनी सोल्ड की, कि हमने इतने की सेल्स की, टोटल एक्चुअल में उसकी कॉस्ट इतनी थी, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के जो हमारा प्राइस आ गया वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। बट जब हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस करते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लास्ट तक के माइनस एक्सपेंसेस होते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, ठीक है। कि जब हमने प्रॉफिट निकालना है, हमने अपने जितने भी हमारे कॉस्ट के ऊपर एक्सपेंसेस लगे हैं हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारे क्या हो गए, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाते हैं हमारे। लेकिन जब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, सेल्स में से, जब हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ जब हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं, वो हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद हमारा और कोई खर्चा होता ही नहीं है। एंड में आके वो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट बच जाता है, पूरा नेट प्रॉफिट हमारा बच जाता है। मान लो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 रुपए के हैं या 150 के लगा लो, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कितने के, इतने के हैं। हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ गए, 150 के, तो हमारे 2000 क्या बच गए, नेट प्रॉफिट। कोई आपसे कहेगा कि आपके बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब हमें अंदाजा सी बता दो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे कि ना हमें सेल्स हमने इतने की है और हमारी उसकी एक्चुअल कॉस्ट इतने की थी, तो हमें ना 2000 तक का फायदा हो गया, ठीक है। 2100 तक का हमें फायदा हो गया, 2150 का हमें फायदा हुआ। कोई कहेगा अच्छा ऐसा है, फिर हमें ना एक काम करो, अपना नेट प्रॉफिट बता दो कि आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो नेट प्रॉफिट हमारा कैसे बताएंगे हम उन्हें कहेंगे यार हमारा ना ग्रॉस प्रॉफिट 2150 का था, लेकिन हमारे ना इसके अलावा भी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे हमारे और बाकी के जो खर्चे थे वो हमारे 150 तक के हो गए, तो उन खर्चों को माइनस करके हमारा कितना बन जाएगा, 2000। तो तुम कहोगे कि हमारे ना 2000 तक का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपका एक नेट परचेजेस है और एक नेट परचेजेस और नेट सेल्स का है। देखो, नेट परचेजेस होती हैं कि आपने कोई भी चीज़ परचेज की, ठीक है, आपको वो पसंद नहीं आई, आपने उसमें से कुछ पार्ट वापस कर दिया, तो जो आपने पार्ट वापस किया उसको आप टोटल परचेजेस में से माइनस करोगे तो आपकी नेट परचेजेस आ जाएगी कि हमने वापस करने के बाद हमारे पास कितनी परचेजेस वापस रहेगी। परचेजेस रिटर्न माइनस कर दो। वैसे ही अगर आपने टोटल सेल्स की उसमें से आपको कुछ सेल रिटर्न वापस में आ गई, रिटर्न हो गई आपको, तो आप अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो आपकी नेट सेल्स आ जाएगी कि मैंने इतने की सेल की थी, इसमें से इतनी वापस आ गई, तो मेरी टोटल सेल इतनी हुई है, ठीक है। सो आप लोगों के मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर हो गए हैं। आप लोगों का बस एक कॉन्सेप्ट रह गया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। वो आपको मैं आज शाम तक दे दूंगी वीडियो उसकी, ओके। मैं उसके ऊपर भी बना दूंगी और उस वीडियो के अंदर मैं अपनी थ्योरी भी आप लोगों को कवर करवा दूंगी। सो तब तक के लिए आप ये सारा रिवाइज करो। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे।